हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट लर्निंग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ HTML5 की। दोस्तों, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो इसके ऊपर आ चुकी है। ये हमारी फीचर्स के ऊपर दूसरी वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया जाएगा, तो जाके उस वीडियो को देखिए और उस पर जो भी आपसे राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ टॉपिक की, तो उसको एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि पहला है न्यू डॉक टाइप की बात करी थी, जो हमने HTML में देखा कि HTML 4.0 वर्जन तक जो डॉक टाइप था वो कुछ और था और हमने बहुत कुछ चीज़ लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब जैसे 5 आया तो डॉक टाइप लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं। फिगर एलिमेंट देखा था कि एक नया फिगर एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि हमारा इमेज और उसके कैप्शन लिखने के में हेल्प करता है। पी टैब, वी टैब अलाइनमेंट वगैरह हमारी ठीक रहती है। फिर हमने बात करी थी स्मॉल एलिमेंट की। स्मॉल एलिमेंट क्या करता है और पहले क्या करता था। HTML5 में आने के बाद HTML5 जब शुरू हुई है तो उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था स्मॉल एलिमेंट का। स्मॉल एलिमेंट क्या करेगा, वो हमारा एक पॉइंट छोटा कर देता है टेक्स्ट को, ठीक है। अगला कि स्क्रिप्ट वगैरह और लिंक वगैरह जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें टाइप वगैरह अब लिखने की ज़रूरत नहीं। 5वां हमने देखा था कि जो कोड और नो कोड वाला, कि कोड करें या ना करें, कौन से टैग को अगर हम करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे तो चलेंगे या नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था एडिटेबल कंटेंट क्या होते हैं, ईमेल इनपुट की बात करी थी, ठीक है। तो आप जाइए चेकआउट करिए अगर आपको इसको डिटेल में समझना है। यहाँ उस वीडियो में मैंने बात करी, डिटेल में बात करी है। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे से प्लेस होल्डर। 8वां फीचर होगा हमारा HTML का, ठीक है। इस सीरीज़ में हमारी एक वीडियो और आएंगी, टोटल 3 वीडियो आएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस फीचर को हमको अच्छे से समझा सकें। तो बात करते हैं प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक फॉर्म डिजाइन किया, उस फॉर्म में हमने कुछ इनपुट एलिमेंट डिसाइड करना कि मतलब इधर इस साइड को हमारा ईमेल आएगा, इधर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है और इसमें ईमेल लिखना है। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, हमको एक प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट देना पड़ता है, जिसका काम होता है कि वो फॉर्म के अंदर डिफाइन कर देता है उसकी वैल्यू। प्लेस होल्डर इक्वल टू doc@give these people air.c, ठीक है। तो ये हमारी एक ईमेल टाइप की इनपुट है, इसका नाम ईमेल है और इसका प्लेस होल्डर जो होगा doc@, तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट आएगा जहाँ पर हमारा इमेज में हमको दिख रहा है प्लेस होल्डर टेक्स्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 6 कैरेक्टर की जगह पर ये आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यूज़र को एक क्लियर रेफरेंस मिल जाएगा कि यहाँ पर किस तरह का हम एग्जांपल देना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपना खुद का टेक्स्ट कोई भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा नेम है तो नेम की जगह पर हम डाल सकते हैं रमेश, सुरेश, ठीक है। मोबाइल नंबर पे एक डमी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं ताकि यूज़र को लगे कि हाँ यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HTML के साथ साथ आया एक लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। लोकल स्टोरेज क्या है, जैसा कि हमारे फ़ोन में होता है, मोबाइल में होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जब उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो जाती है। तो वही एक लोकल स्टोरेज, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने देखा होगा बड़ी बड़ी वेबसाइट के अंदर, बड़े बड़े सोशल मीडिया साइट के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन फिल्ड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ईमेल बनानी है, तो ईमेल बनाने के लिए हमको उसमें ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो जीमेल में लॉगिन होता है, ठीक है।
तो अब हम बार बार चीज़ों को याद ना कर मतलब हमको चीज़ों को बार बार पासवर्ड को याद ना कर रखना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्राउज़र के अंदर हम उसको सेव कराते हैं। तो वो चीज़ें सेव होती हैं ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, ताकि हम दूसरी मान लो हमने कुछ ब्राउज़र में वैल्यू डाली और हमने सेव करा दी, तो अब हम उस चीज़ को दोबारा एक्सेस करेंगे तो हमें सिर्फ ईमेल डालना है, पासवर्ड अपने आप ही वो बोल देगा कि यू हैव अ रिमेंबर पासवर्ड, आपको ये यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है, यूज़र का टाइम बचता है, यूज़र को मल्टीपल चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती, और ये एक प्लस पॉइंट हो गया। अब हम बात करें ये थोड़ा पीछे जाएँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 में, सफारी 4 और फायरफॉक्स 3.5 में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ सपोर्ट नहीं होती। अगर उसके आगे हम करेंगे तो उसके आगे वाले अपग्रेडेड ब्राउज़र्स के अंदर ये सब चीज़ें हमारी सपोर्ट करती हैं। तो उससे निपटने के लिए हमको फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम चेक करेंगे कि ये हमारा स्टोरेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर यस, अगर ट्रू आती है इसकी वैल्यू तो मतलब लोकल स्टोरेज हमारा है, तो उसके आगे हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वरना नहीं। अब अगली बात करते हैं हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। मान लीजिए हमारे को कोई हमने साइट में विजिट करा फेसबुक पे या कैनवा वगैरह, इसमें हमारा एग्जांपल कैनवा का है, तो सबसे ऊपर एक सेक्शन दिखता है हमको जहाँ पर हमारा मेन्यू आइटम है, नेविगेशन है, उसमें लिस्ट है, कुछ बटन्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है हेडर, ठीक है। और वैसे ही जब हम साइट में हम थोड़ा नीचे तक स्क्रॉल करते हैं, लास्ट पेज पर जाते हैं, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पर, तो हमको एक चीज़ और मिलती है जो कि हर पेज में लगभग सिमिलर होती है, जिसमें कि कंपनी का नाम, ऊपर कुछ एड्रेस होता है, कुछ लिंक्स होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती, फॉर्म वगैरह भी होता है, तो उसको हम कहते हैं फुटर, ठीक है। जनरली हेडर और फुटर एक वेबसाइट का सेम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसके अंदर हम गए, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, फ़ोन देखना है, फ़ोन में गए, फिर हमको मान लीजिए कुछ बहुत प्रोडक्ट देखने हैं, हमको एक्सेसरीज देखनी है, हमको कपड़े देखने हैं, तो अब जैसे मान लीजिए फुटर, अब होता क्या है, हेडर और फुटर हर जगह कॉमन होता है। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट में 1000 पेज, 2000 पेज है, इतना कंटेंट है, लेकिन सबका हेडर और फुटर लगभग सेम ही है। तो अगर हम बात करें HTML4 की, तो 4 में हमको एक डिव लेनी पड़ती थी जिसका आईडी हेडर रखते थे, फिर अगली डिव लेते थे जिसका हम फुटर रखते थे, ठीक है। तो डिव का क्या था कि डिव का कोई सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता नहीं, ठीक है, अगर हम उसमें आईडी भी लगा दें, ठीक है। लेकिन अब HTML5 में हमारा एक टैग मिल गया हमको, हेडर और फुटर, जिसकी हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट की बात हो या फिर कुछ और चीज़ की बात हो। हेडर और फुटर के अंदर और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि हेडर हमारा स्टिक हो जाएगा टॉप ऑफ द पेज पे और फुटर हमारा बॉटम ऑफ द पेज पे। तो ये एक वैल्यू जिसका टैग का नाम है, जो सिंटैक्स है, वो हमको सिंबलाइज कराएगा कि हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब पेज के बॉटम पे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सिमेंटिक, यहाँ पर बात है सिमेंटिक की। तो सिमेंटिक होता क्या है, तो HTML4 और 5 की बात करें तो पेज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि डिव आईडी ऊपर हेडर लिखते थे, फिर साइड में आ गया तुम्हारा डिव आईडी साइड बार और नीचे आ गया फुटर, और हमारा कुछ कंटेंट होगा तो एक कंटेंट के अंदर 2-4 पोस्ट आ गए। अब वहीं हमारा 5 में क्या हुआ, कुछ सिंटैक्स का मॉडिफिकेशन हुआ, तो हेडर हमारा एक टैग बन गया, एक फुटर टैग बन गया, और जो साइड बार थी उसको हमने नव के अंदर डिफाइन कर दिया, और जो मेन कंटेंट था उसको मेन के अंदर हमने एक मेन टैग बना दिया, और कुछ पोस्ट थे तो हमने एक आर्टिकल टैग बना लिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हर चीज़ के लिए हमको बार बार एक ही डिव को क्लास देने से अच्छा, आईडी को क्लास देने से अच्छा हम एक टैग डिफाइन कर देंगे। तो सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है कि मतलब डेफिनेशन, ठीक है। जैसे मान लो प्रॉपर्ली डिफाइन करना चीज़ों को, जैसे हम एक डिव बनाते हैं,
div की आईडी मान लीजिए मैंने एक हेडर ले ली, ठीक है। तो अब हेडर लेने से अच्छा अब मान लीजिए मैं इसको हेडर ना ले करके मैं इसको ले लूँगा ABCD, ठीक है, क्योंकि नाम तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो div ID ABCD लेने से वो क्या हुआ, मेरे को पता कैसे चलेगा कि ABCD मतलब क्या है। हेडर है, फुटर है, साइड बार है, कंटेंट है, पोस्ट है, क्या है वो कुछ डिफाइन नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा इस बात का। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज डिफाइन करा, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैंने लिखा div ID ABCD। अब मैंने बनाई ठीक है, लेकिन अब मान लो कोई दूसरा पर्सन उसको एडिट कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा। इससे क्या होगा, कोड को अंडरस्टैंड करने में हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम खुद कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमारे पास मान लीजिए ABCD नाम का हमारा कुछ और डिव आ गया, तो उसका नाम क्या रखें, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हमारी वेबसाइट में हेडर और फुटर हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हेडर और फुटर की बात हो रही है, तो हेडर और फुटर का मतलब सिर्फ कंटेनर से है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि फुटर को हम टॉप पे रख देंगे और फुटर को हम टॉप पे नहीं रख सकते और हेडर को हम नीचे नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। इवन फुटर का भी एक हेडर होता है, जैसा मैंने पीछे दिखाया कि यहाँ पर देखिए जो कंपनी नेम है, प्रोडक्ट्स है, जो फुल लिंक्स है, कॉन्टैक्ट है, वो भी हमारा फुटर के लिए एक हेडर का काम कर रहा है, हेडिंग का काम कर रहा है नहीं। और फुटर में भी जो एडर कॉपीराइट MD bootstrap.com वगैरह है, तो ये एक फुटर का काम कर रहा है, ठीक है। और ये हेडर फुटर आप जनरली हर वेबसाइट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की। रिक्वायर्ड क्या होता है, जब हम फॉर्म में काम करते हैं वेबसाइट के अंदर, HTML के अंदर हम कुछ फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का काम जनरली होता गया है डेटा को फैच करना, डेटा को रिट्राइव करना, यूज़र से इनपुट लेना और प्रोसेस करना, ठीक है। फॉर्म का ये काम होता है। अब मान लीजिए हमने एक फॉर्म बनाया और उसमें कुछ एट्रीब्यूट डाल दी, ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारा HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम क्या था कि जैसे मान लीजिए हमारे फॉर्म में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हमको चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हम चेकआउट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें चेकआउट में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि बिलिंग इंफॉर्मेशन होगी, नाम होगा, लोकेलिटी होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम उसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, उसने फॉर्म की कुछ वैल्यूज, कुछ एट्रीब्यूट हमारे ब्लैंक छोड़ दिए, तो फॉर्म सबमिट हो जाए। लेकिन अगर हम उसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर देंगे तो क्या होगा, रिक्वायर्ड करने पर हमारा यूज़र अगर उसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ता भी है तो वो एक वार्निंग देगा कि आपने वैल्यू भरी नहीं है, इसलिए हम प्रोसीड नहीं कर सकते, पहले इस वैल्यू को भरें और फिर उसके बाद प्रोसेस करें। तो उससे क्या होगा, यूज़र को भी पता लगेगा कि यार मैंने ये चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के, डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू सम इनपुट और रिक्वायर्ड लिख देंगे सिंपली, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जिसमें कि हमने यहाँ पर नेम इनपुट टाइप डिफाइन करा, उसका टाइप क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक, और रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर हम रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड ना लिखें या फिर जब में सिर्फ रिक्वायर्ड लिखें तो कुछ होगा तो नहीं। बस एक ये है कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ जाता है। जनरली आप देखेंगे तो बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं फास्ट कोडिंग के लिए, वो सिर्फ रिक्वायर्ड लिख के छोड़ देते हैं। तो मतलब आप देख ही रहे होंगे कि मतलब जितने भी एट्रीब्यूट आए, जितने भी एलिमेंट आए, उसका काम क्या था, हमारे कोड को रीडेबल बनाना और फास्ट बनाना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, अगला पॉइंट में यही लिखा है कि जैसे ही अगर हम इनपुट को हम ब्लैंक छोड़ देंगे जो हमारा रिक्वायर्ड है और फॉर्म सबमिट हो में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बुक हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। वो हमको वार्निंग दे देगा कि इसको भरिए। अगला आता है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो
HTML5 जब आया तो उसने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रिड्यूस करा और अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आया, जिसकी वजह से होता क्या है, जावास्क्रिप्ट भी एक फाइल है, उसका भी कोई ना कोई साइज होगा। अगर हम हर चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल लिखने बैठे तो कोड भी कॉम्प्लेक्स होगा और कोड हैवी हो जाएगा, और हमारी फाइल जो हमारे वेबसाइट है, जो हमारे पेजेस हैं, वो भी हैवी होंगे, तो वो लोड टाइम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा अप्रोच था जिसने कि जावास्क्रिप्ट को हटाया, काफ़ी हद तक कम करा। अब जब हम कोड करेंगे आगे फ्यूचर वीडियोस में, जब हम जानेंगे कि वीडियो में ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और कैसे काम करती है और ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक समझेंगे, थ्योरेटिकल चीज़ों को समझेंगे और फिर बाद में आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, तो HTML5 ने जावास्क्रिप्ट को हटाने के लिए एक और नया एट्रीब्यूट बनाया जिसका नाम था ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस करता क्या है, जैसे मान लीजिए पेज हमारा रिफ्रेश हुआ, ठीक है, तो जिस इनपुट पे ऑटो फोकस लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चेकआउट फॉर्म है, चेकआउट फॉर्म में हमने जो ईमेल वाला जो कॉलम है उसमें हमने ऑटो फोकस लिखा है। अब लिखना कैसे, वो यहाँ पर लिखा है, इनपुट ऑटो फोकस लिखने का काम होगा। ठीक है, ऑटो फोकस लिखा है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली जो इनपुट फील्ड है वो कलर्ड हो जाएगा, सेलेक्टेड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यूज़र को भी पता लगेगा कि हाँ अब इसमें हमको काम करना है, ये वैल्यू हमको करनी है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। और एक और जरूरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि हमारी हर वीडियो की PPT फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, गुड।